हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री कृष्णा कोचिंग। दोस्तों, जलमंडल हमारा चल रहा था। जलमंडल की हमने एक क्लास अपलोड कर दी थी। ये आज दूसरी क्लास है और जलमंडल को भी इस क्लास में हम ख़त्म कर देंगे। इससे पहले हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला वायुमंडल को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है एक पार्ट में। इसके अलावा स्थल मंडल को हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया था। इसके अलावा हमारा जलमंडल चल रहा था और जलमंडल को हमने 2 पार्टों में कंप्लीट किया, यानी कि फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है, आज इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि अगर आपसे विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील पूछी जाए तो आपको बताना है कैस्पियन सागर, और विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील की अगर बात करें तो वान झील तुर्की की होती है। ठीक है, उसके बाद में मृत सागर है जो कि इजराइल जॉर्डन सीमा पर है, और उसके बाद में होती है ग्रेट साल्ट लेक जो कि यूएसए की है। बड़ी झील पूछे तो कैस्पियन सागर, सर्वाधिक लवणीय पूछे तो वान झील। ठीक है, जिसकी लवणता कितनी है 330 प्रति हजार है। इसके बाद में मृत सागर की है 238 प्रति हजार, और 220 प्रति हजार है ग्रेट साल्ट लेक यूएसए की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं महासागरीय धाराएं। महाद्वीपों के समान महासागरों में जल के एक निश्चित धारा के प्रवाह को महासागरीय धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए निम्न कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला कारक है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः जल का संतुलन पैदा करने के लिए विपरीत दिशा में गति करता है जल। प्रचलित पवनें, ये भी एक प्रकार का इफेक्ट है दोस्तों, इसके बारे में हम केवल के पॉइंट पढ़ रहे हैं बस। इसके अलावा तापमान और वाष्पीकरण है। तापमान और वाष्पीकरण के द्वारा भी जो है ये गति करता है जल। जल के अभिसरण एवं अपसरण गतियों के कारण, यानी कि डाउन व्हीलिंग और अप व्हीलिंग के कारण भी जल एक साइड से दूसरी साइड में गति करता है। ठीक है, तो ये जो प्रमुख कारक थे ये मुख्य रूप से जल धाराओं के कारक थे जिनके कारण जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। अब हम बात करते हैं कि महासागरीय जलधाराओं के कितने प्रकार हैं। यहाँ से हमारे से प्रश्न पूछे जाते हैं। महासागरीय जलधाराओं के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। पहला गति के आधार पर महासागरीय जलधाराएं, और दूसरी है तापमान के आधार पर। गति के आधार पर बात करें तो प्रवाह, धारा और स्ट्रीम 3 प्रकार की होती हैं। प्रवाह यानी कि जो धीमे धीमे गति से चलती हैं। ठीक है, धारा जो कि सामान्य गति से जो धाराएं चलती हैं, और महासागर की वे जलधाराएं जो बहुत तीव्र गति से चलती हैं उन्हें अपन स्ट्रीम कहते हैं। इसी प्रकार से तापमान के आधार पर जलधाराओं की बात करें तो 2 प्रकार की जलधाराएं पाई जाती हैं, एक गर्म जलधारा, एक ठंडी जलधारा। ठीक है, गर्म जलधारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठंडी जलधारा भी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गति करती है तो वो गर्म जलधारा होगी, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है, इस वजह से यहाँ से जो धाराएं जाती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं। और ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश पहुँच नहीं पाता है, अतः वहाँ पर ठंडी जलधाराएं होंगी। तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जो गति करती हैं वो सभी जलधाराएं कैसी होंगी? ठंडी होंगी। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गति करती हैं, जबकि ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर गति करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक एक महाद्वीप उठाते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराओं में बात करें तो उत्तरी विश्वती जलधारा, दक्षिणी विश्वती जलधारा, विपरीत जलधारा, एंटीज जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा सबसे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको के खाड़ी में पहुंचने के बाद में ये फ्लोरिडा जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये एंटीज एवं फ्लोरिडा के मिलने के बाद में जिसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम को। उत्तरी अटलांटिक जलधारा, नॉर्वे जलधारा, इरमिंगल जलधारा, रेनेल जलधारा, ब्राज़ील जलधारा। वैसे तो दोस्तों ये डायग्राम में दिखाई भी गई हैं। देखिए ये सारी जो जलधाराएं हैं, उत्तरी विश्वती जलधारा, दक्षिणी विश्वती जलधारा, इसके अलावा फ्लोरिडा जलधारा, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक जलधारा, इसके बाद में ये नॉर्वे जलधारा, इरमिंगल जलधारा, ये सारी की सारी हैं। ये कौन सी जलधाराएं हैं? गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, क्योंकि किधर गति कर रही हैं? ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गति कर रही हैं, इस वजह से गर्म है। ठंडी जलधाराओं में हम बात करें तो मुख्य रूप से लैब्राडोर जलधारा हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ गति कर रही है। ठीक है, केंद्रीय जलधारा, वैसे अभी हम बात करते हैं बहुत सारी जो जलधाराएं हैं
वो ठंडी जलधाराएँ हैं, जैसे बेंगमूला जलधारा है, ठीक है, जो नामिब के मरुस्थल का निर्माण करती है। कैनरी जलधारा पश्चिमी सहारा के मरुस्थल अफ्रीका का निर्माण करती है। फोकलैंड जलधारा पेंटागोनिया का मरुस्थल का निर्माण करती है। लैब्राडोर तथा पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। तो ये जो जलधाराएं हैं वो ठंडी जलधाराएं, इस बात को ध्यान रखना है। ग्रांड बैंक या जॉर्जेस बैंक की हम बात करें तो ये यूएसए के पूर्वी तट पर मत्स्य आखेट या मछली पकड़ने का जो स्थल है उसे ग्रांड बैंक कहा जाता है। दोस्तों ये बनता कब है, जब एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा दोनों आपस में मिल जाती हैं तो ग्रांड बैंक या जॉर्जेस बैंक का निर्माण होता है। ये मुख्य रूप से मत्स्य पालन के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे यहाँ का बात करें तो यहाँ से एक जलधारा जा रही है नीचे से, फ्लोरिडा जलधारा, और ऊपर से जो जलधारा आ रही है वो मुख्य रूप से आ रही है लैब्राडोर जलधारा। देखिए ऊपर से लैब्राडोर आ रही है, नीचे से फ्लोरिडा आ रही है, आपस में दोनों एक दूसरे से टकराती हैं, इसी से ग्रांड बैंक का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है ये मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है। यहाँ पर एक क्षेत्र और दे रखा है जिसे अपन कहते हैं बरमूडा त्रिकोण। बरमूडा त्रिकोण के बारे में एक फैक्ट ये है दोस्तों कि जब भी कोई हवाई जहाज इसके ऊपर से गुजरता है तो इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि इसके ऊपर से गुजरने के लिए जैसे वो गुजरता है तो इसमें डूब जाता है। तो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज होते हैं इसके ऊपर से गुजरना क्या है, बैन कर रखे हैं दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखना है क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण काफ़ी ज़्यादा है। तो अटलांटिक महासागर की ठंडी गर्म जलधाराएँ होगी। अटलांटिक महासागर में कैरिबियाई द्वीप समूह के पूर्व प्रकार की घास पाई जाती है। पूर्व में एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसे सारगैसो घास कहते हैं। इसी घास के नाम पर सारगैसो सागर का नाम पड़ा है जिसे बिना किनारों वाला सागर कहा जाता है। सारगैसो सागर कहाँ है तो देखिए इस सारगैसो सागर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सारगैसो सागर है ये कैरिबियाई द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप आपको दिख रहे हैं ना, इनके पूर्वी साइड में देखिए ये सारगैसो घास का मैदान है। ठीक है, इसे बिना किनारों का सागर भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं। प्रशांत महासागर की जलधाराओं में मुख्य रूप से सबसे पहले गर्म जलधारा की बात करते हैं, उत्तरी विश्वतीय जलधारा और दक्षिणी विश्वतीय जलधारा। ठीक है, और तीसरा है विपरीत विश्वतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, कुरोशियो जलधारा जो कि जापान की काली धारा कहलाती है, सुशीमा या जापान जलधारा, अलास्का जलधारा। ये कैसी जलधाराएं हैं दोस्तों, ये गर्म जलधाराएं हैं। देखिए उत्तरी विश्वतीय और इसी के नीचे चल रही है दक्षिण विश्वतीय। इनके विपरीत दिशा में एक जलधारा और चलती है जिसे अपन विपरीत जलधारा कहते हैं। इसके बाद में कुरोशियो जलधारा है, ये जापान की काली जलधारा कहलाती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि जो जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गति करती हैं, चाहे वो विषुवत रेखा से ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, ध्रुवों की ओर जो जाती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं और ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं उन्हें ठंडी जलधाराएं कहते हैं। ठीक है, ठंडी जलधाराओं की बात करें मुख्य रूप से प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं में ओयोशियो यानी कि क्यूरेल की जलधारा, ओखोटस्की की जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलिफोर्निया जलधारा है, ये यूएसए के पश्चिमी तट पर दो मरुस्थल सोनोरन और एरिजोना मरुस्थल का निर्माण करती है। इसके अलावा पेरू या हम्बोल्ट जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है जिसके कारण अट्टाकामा मरुस्थल का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कुरोशियो गर्म जलधारा और ओयोशियो जो ठंडी जलधाराओं के टकराने से जापान के तट पर मछली पकड़ने के अनुकूल दशाएं बनती हैं। यहाँ विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ी जाती है। अब बात करते हैं हिंद महासागर की प्रमुख जलधाराएं। हिंद महासागर की प्रमुख जलधाराओं में सबसे पहले गर्म जलधाराएं देखते हैं जिसमें दक्षिणी विश्वतीय जलधारा, मेडागास्कर जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, ठीक है, अगुलहास जलधारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून जलधारा जो कि क्या होती हैं, अनिश्चित होती हैं। ठंडी जलधाराओं में बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा और सोमाली जलधारा, ये दोनों जलधाराएं जो हैं वो अनिश्चित होती हैं, कोई निश्चितता इनकी नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये जलधाराएं विशेष रूप से दर्शा रखी हैं। देखो मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि आपको एक ही फंडा ध्यान रखना है कि जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती हैं उन्हें अपन गर्म जलधाराएं कहते हैं और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बहती हैं उन्हें अपन ठंडी जलधाराएं कहते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं एक एक महासागर की प्रमुख विशेषताओं की। तो जलमंडल को प्रमुख रूप से 5 महासागरों में डिवाइड किया गया है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, जो कि कुल जलमंडल का 90% भाग है। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा सागर है। सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार की है। ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा द्वीप है जो कि पापुआ न्यू गिनी द्वीप है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी द्वीप। प्रशांत महासागर में सबसे अधिक गर्त या टेंच हैं। ठीक है, ये पाए जाते हैं, जो हमने पहले बात कर ली थी। इसका प्रमुख जो कारण है वो प्लेटों के बीच में अभिसरण गति के कारण है। प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त जो है वो निम्न प्रकार से हैं। मेरियाना ट्रेंच जो सबसे गहरा गर्त है, टोंगा, मिंडनाओ, फिलीपींस, जापान, पेरुचिली गर्त। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखा है मेरियाना ट्रेंच। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप के समीप ज्वालामुखी पर्वत मोनाक पर्वत है, जो कि महासागर की तली में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,000 मीटर से भी ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8,848 है, इससे भी ऊंचा है ये, देख लो। ठीक है, लेकिन कहाँ है ये? प्रशांत महासागर के अंदर है। हवाई द्वीप यह प्रशांत महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौरैया कहा जाता है। हवाई द्वीप पर मोनालोआ ज्वालामुखी स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मोनालोआ ज्वालामुखी। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। ठीक है। किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे भारी मात्रा में लावा निकलता रहता है। प्रशांत महासागर की प्रमुख जल संधियां की अगर हम बात करें तो पहली है इसमें बेरिंग जल संधि, अलास्का को साइबेरियन रूस से अलग करती है। दूसरी टोरस जल संधि, ऑस्ट्रेलिया तथा पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है। बोस जल संधि, ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया को अलग करती है। और एक है कुक जल संधि, जो कि उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है कुक जल संधि। बोस जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। टोरस ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से करती है। और बेरिंग जल संधि अलास्का को साइबेरियन रूस से अलग करती है। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर, अंध महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा सबसे गहरा महासागर है। दो विशेषताएं, इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर की जैसी है। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। किसमें है ये? अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक कटक पाए जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, जो कि किस कारण हो जाते हैं? तो प्लेटों की अपसरण गति के कारण होते हैं। मध्य अटलांटिक कटक महासागर में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त, अटलांटिक का सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी अटलांटिक महासागर में सैंडविच गर्त है। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो अपना पहला था प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो कौन सा है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। दूसरा अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्यूर्टो। अब हम बात करते हैं आगे अटलांटिक महासागर की प्रमुख जल संधियाँ, जिसमें है जिब्राल्टर जल संधि, जो कि मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। दूसरी है डोबर जल संधि, जो कि फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है। डेविस जल संधि इंपॉर्टेंट है, कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करती है। और चौथी है मैगलन जल संधि, जो कि चिली व टिएरा डेल फ्यूगो को अलग अलग करती है। ठीक है, जो जल संधि होगी दोस्तों वो स्थलीय भागों को अलग अलग करती है और दो जलीय भागों को जोड़ती है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इनकी आकृति जो है वो एम या वी अक्षर के आकार जैसी है। ठीक है, एकमात्र महासागर जो किसी देश के नाम पर है। हिंद मतलब क्या होता है? भारत। और वैसे है भी कहाँ? ये जो भारत का नक्शा है दोस्तों, तो इसके जो यहाँ पर एम आकृति का जो फैला हुआ है ये हिंद महासागर है। इधर कौन सा महासागर है? ये हिंद महासागर। ठीक है, वैसे मैं इनकी मैप में भी चर्चा करूंगा सबकी एक साथ संयुक्त रूप से, तो जितने भी जल संधियाँ हैं वो सब समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा जितने भी सारे ये जो अपने जल धाराएँ, ठंडे और गर्म जल धाराएँ, हो सकता है अब याद नहीं भी हों, इनको ट्रिक से अपना अलग सेपरेट वीडियो में भी बात करेंगे। ठीक है,
हिंद महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वो है सुंडा गर्त, हिंद महासागर का, और दूसरे स्थान पर है जावा गर्त। ठीक है, हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो उत्तरी गोलार्ध में बंद है। हिंद महासागर की प्रमुख जल संधियां अगर बात करें, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया के बीच में है, जो कि विश्व की सबसे लंबी जल संधि है, मलक्का जल संधि। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के बीच में है, इसे पाक जल संधि कहते हैं। मोजाम्बिक जल संधि मोजाम्बिक व मेडागास्कर के बीच में है। बाबुल मंडाव की जल संधि यमन और जिबूती के मध्य में है। हारबुट जल संधि ईरान व ओमान के बीच में है। वास्फोरस जल संधि जो कि एशिया का प्रवेश द्वार कहलाती है, उत्तरी तुर्की व दक्षिण तुर्की के मध्य है। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से काला सागर और मारा सागर को जोड़ती है। इसके अलावा सुंडा जल संधि तो इंडोनेशिया के जावा व सुमात्रा द्वीपों के बीच में है, जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीपों के बीच में है सुंडा जल संधि। ठीक है, ये नीचे दिखा भी रखा है, जावा सुमात्रा के बीच में है सुंडा जल संधि। ठीक है, स्थल जल संधि स्वेज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेप्लास के द्वारा किया गया था 1859 से 1869 के बीच में। स्वेज नहर को ब्रिटिश साम्राज्य की स्नायु नाड़ी कहा जाता है। ठीक है, स्नायु नाड़ी कौन होती है, तो हार्ट से माइंड तक ये ब्लड ले जाने का काम करती है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को काटकर स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। यह मिस्र में स्थित है, जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। लंबाई ध्यान रखनी है, इसकी चौड़ाई है 60 मीटर। पनामा नहर का निर्माण यूएसए के द्वारा 1914 में पनामा जल संधि को काटकर प्रशांत महासागर को कैरिबियाई सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए किया गया था। यह 82 किलोमीटर लंबी नहर है, जो कि ग्रिड पद्धति पर आधारित है। ग्रिड पद्धति पर आधारित नहर कौन सी है, पनामा नहर है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अंटार्कटिक महासागर की, तो यह चौथा और सबसे बड़ा महासागर है, चौथा सबसे बड़ा महासागर है। अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर स्थित होने के कारण इसे दक्षिणी सागर भी कहते हैं। अंटार्कटिक महासागर को सबसे ठंडा महासागर भी कहते हैं। अंटार्कटिक महासागर को सबसे ठंडा महासागर भी कहते हैं। अंटार्कटिक महासागर में कोई जलधाराएं नहीं पाई जाती हैं। इस पर बर्फ जमी होने के कारण से श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। कौन से को, अंटार्कटिक महाद्वीप को, ये महाद्वीप लिख रखा है, अंटार्कटिक महाद्वीप होता है, उसके चारों होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण सागर भी कहते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव पर स्थित होने के कारण इसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है। सबसे कम गहरा, सबसे कम यानी कि सबसे छोटा महासागर है तथा भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र आर्कटिक महासागर में स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी कंप्लीट स्थल जलमंडल। तो हमने 3 टॉपिक सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टॉपिक वायुमंडल, इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक है वो स्थल मंडल, तीसरा टॉपिक है वो है जल मंडल। ठीक है, तो तीनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।